गौरांग शाह साहब, स्वागत है। बताइए, बजाज फाइनेंस क्या करेंगे आप? धन्यवाद हेमंत, आप सभी का, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो जो विश्लेषण अभी आपने किया है बजाज फाइनेंस को लेकर के, 100% हम उससे सहमत हैं। और अगर कुछ और जोड़ना चाहूं तो जिस तरीके की, पहले तो मेरे ख्याल से ये स्तर जो हम फिलहाल देख रहे हैं बजाज फाइनेंस पर, वो मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त सही है तो अक्टूबर 2018 के स्तर है, जबकि वो विवाद शुरू हुआ था, जो मसला खड़ा हुआ था IL&FS को लेकर के। तब ये मेरे ख्याल से 2000 के नीचे 1850 के आसपास आया था, और उसके पश्चात मेरे ख्याल से 4000 के ऊपर के भी स्तर इसने तय किए थे। तो खरीदारी की पहले तो राय है बजाज फाइनेंस पर, और हमें लग रहा है कि ज्यादा कठिनाई इस कंपनी को नहीं होगी, क्योंकि इनके जो टिकट साइज है वो इतने बड़े नहीं होते हैं। कारोबार ज्यादातर अगर आप देखें तो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण में, जहां तक जिस तरीके के प्रयास सरकार कर रही है उसको लेकर के, आमदनी, बचत और खर्चे तीनों मुकाम पर परिस्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। और अगर मैं ये मॉनिटोरियम की बात करूं तो मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, और मेरे ख्याल से पहली दूसरी तिमाही तक कुछ दिक्कत हो सकती है वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में मॉनिटोरियम को लेकर के। तत्पश्चात मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो जाएगा, और लक्ष्य, मैं ताज्जुब नहीं होगा ये फिर से शायद आपको 2500 के आसपास जाता दिखे लंबी अवधि के लिए। उसके ऊपर भी जा सकता है बशर्ते कि परिस्थिति में सुधार हो। सीएफओ ने यह कहा है कि यूएस जेनरिक मार्केट में अभी भी चैलेंजेस हैं, हालांकि धीरे धीरे करके जैसे मार्केट वहां पर ओपन हो रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंप्रूव हो सकता है। सन फार्मा, टैरो के नंबर्स के पर्सपेक्टिव में आज क्या करें? मेरे ख्याल से दबाव पहले तो बना रहेगा, और ये पहली बार नहीं है हर्षदा। पिछले कई तिमाही पर अगर आप नजर डालें तो ज्यादातर नकारात्मक सा योगदान टैरो ने दिया है सन फार्मा की बैलेंस शीट को लेकर के, और एक आध आंकड़े अगर सकारात्मक आते हैं तो उसका मैं तो मानता हूं कि ये काफी निराशाजनक बात है। क्योंकि अगर आप अहम आंकड़ों को देखें, जैसे आय हो गई, मार्जिन हो गए, या फिर शुद्ध मुनाफा हो गया, तो वहां पर मेरे ख्याल से जो मेरी नजर पड़ी थी आंकड़ों पर, तो वो इतने उत्साहजनक नहीं थे, उल्टे पिछली तिमाही से थोड़े निराशाजनक थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो दबाव है टैरो का सन फार्मा के बैलेंस शीट पर बना रहेगा, और उसके कारण शायद आज ये स्टॉक आपको दबाव में भी दिख सकता है। देखिए, मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट है। एम्बेसी रीट्स को फंडामेंटल नजरिया बताइए गौरांग शाह साहब आप। राइट, तो हेमंत, इस पर टिप्पणी करने से पहले आज एक खबर आई है, उस पर एक स्टॉक मेरे ख्याल से हरकत में रह सकता है ऊपर के तरफ, वो है IRCTC। ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाने की बात करी है, मेरे ख्याल से 200 से बढ़ाकर करीबन 400 ट्रेन ये चलाएंगे। ये सब ट्रेनें वातानुकूल रहित होगी, यानी कि नॉन AC ट्रेन होगी। इसकी खबर को लेकर के और ऑनलाइन बुकिंग इन ट्रेनों की जाएगी, और इसके लिए राज्यों की जरूरत नहीं होगी, अनुमति की जरूरत नहीं होगी। तो शायद आज IRCTC इस खबर को लेकर के काफी हरकत में रह सकता है। जहां तक रीट्स की आपने बात करी है, तो मेरे ख्याल से ये जो नया न्यू नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वो मेरे ख्याल से काफी कंपनियों को जो खर्चे हैं रेंटल्स के, वहां पर थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, क्योंकि इतनी कोई बड़ी कठिनाई नहीं हो रही है लोगों को वर्क फ्रॉम होम से। हाँ, जहां तक आपका जो सेंसिटिव डेटा का सवाल है, उसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत जो कामकाज है वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी ऑफिस स्पेसेस की। और मैंने तो ये भी सुना है कि काफी कंपनियों ने अपने जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको शायद थोड़ी बहुत दरखास्त की है कि आप अपनी जो रेंट्स की जो रेट्स है उसको थोड़ा बहुत आप रियायत दे, या फिर कुछ डिस्काउंट्स दे वगैरह वगैरह। इसको लेकर के शायद इन सब कंपनियों को थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। और इवन रियल एस्टेट सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखने जाए हेमंत, तो मुझे लग रहा है कि पहले तो ये जो मजदूर चले गए अलग अलग राज्यों से, उनको वापस लाने में कठिनाई होगी, प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं, क्योंकि आपको मजदूरों की सख्त जरूरत होगी। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से ऐसे माहौल में जहां पर लोगों को खाने पीने की तकलीफ हो रही है, घर खरीदना मेरे ख्याल से सबसे आखिर में आएगा। तो शायद रियल एस्टेट प्राइसेस में भी करेक्शन आप देख सकते हैं, और नतीजों पर दबाव। L&T इन्फोटेक पर मिड कैप IT ने डिसेंट पैसा बनाकर दिया इस महीने, यहाँ पर आज की रणनीति क्या हो?
हर्षदा, मेरा ये मानना रहा है कि इस बार ही नहीं, पिछले कई तिमाही को अगर आप देखें, नजर डालें, मैं नतीजों की बात कर रहा हूं और तुलना करें दिग्गजों की बनस्पत मझौले आईटी कंपनियों के नतीजों की, तो एक बार नहीं, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि कई बार मिड कैप आईटी ने आउट परफॉर्म किया है नतीजों के आधार पर। और अगर आपने मिड कैप आईटी में छोटी, मध्यम या लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, तो बड़े आईटी कंपनियों की तुलना में भी आपको ज्यादा मुनाफा खड़ा करके दिया है। और एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजीज, एल&टी लिमिटेड, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, आप इन सभी कंपनियों के नतीजे देख ले कुछ तिमाहियों के, तो शानदार नतीजे आए थे और हमें ये सब कंपनियों पर हमने खरीदारी की कवायद की है। और नतीजों के आधार पर मुझे आज लग रहा है कि आज या फिर छोटी अवधि में भी आपको ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे बाजार में, ऐसे माहौल में अर्शदा, लोग ये कोशिश करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स या फिर स्टॉक्स है, वहां से निकल करके आप ऐसे बढ़िया कंपनियों में निवेश कीजिए जहां पर आपको लंबी अवधि में और भी ज्यादा फायदा होगा। तो एल&टी इन्फोटेक आप देखिए कल बढ़ा, फंडामेंटली इस स्टॉक को गौरांग सर बताइए। तो हेमंत, कर्ज देने की जो गति है वहां पर कमजोरी और नीचे के तरफ के आंकड़े, दूसरी तरफ ये मॉनिटोरियम को लेकर के जो आंकड़ा है वो निराशाजनक, तीसरी बात जो शायद और धराशायी कर दे हमें, वो है कोविड-19 को लेकर के प्रोविजनिंग, जहां पर हमने कई बैंकों में ये आंकड़ा ऊपर के तरफ आते हुए देखा। और मेरे ख्याल से मैं इस चीज को एक गुड गवर्नेंस के रूप में मानूंगा, क्योंकि अगर आपको कुछ दिखाई देता है कि आने वाले छोटे या फिर नजदीक के भविष्य में तकलीफें हो सकती हैं, तो उसका बाकायदा आप वर्तमान में ऐसे कदम उठाएं कि उस परिस्थिति जब आपके सामने आए तो आपको उससे ज्यादा कठिनाई ना हो। तो मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। और ये भी कहना चाहूंगा हेमंत के, जब ये कारोबार अलग हुआ था और अलग रूप से इसको लिस्ट किया गया था, तब हमने कवायद की थी कि यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो परिस्थिति है वो शायद 2 तिमाही तक या थोड़ी बहुत झलक आपको तीसरी तिमाही में भी दिखाई देगी नतीजों में, जहां पर आपको थोड़ी बहुत निराशा दिखाई दे सकती है। उसके पश्चात मेरे ख्याल से सुधार की उम्मीद रखता हूं। यानी कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहें और खरीदारी करें अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो, और अगर नहीं है तो नया निवेश भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं तो शायद जो मूल्यांकन का जिक्र अभी शैल जी कर रहे थे, 75 का भाव और 35 पे चल रहा है, यानी कि आधा से कम। और कल के सत्र में ये 30 रुपए के आसपास की शुरुआत हुई थी और ऊपर करीबन 35 के ऊपर जाकर के बंद हुआ। अब जब भी बाजार में ऐसी कोई खबरें आती हैं डीलिस्टिंग को लेकर के, तो छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, जब तक बाजार को ये नहीं पता चलता कि प्रमोटर्स क्या भाव में शेयर्स वापस लेंगे और उसको डिलिस्ट करेंगे, तब तक आपको शायद ऊपर के तरफ के दायरे दिख सकते हैं। तो ये, और शायद ये भी हो सकता है कि कारोबार को समेटकर शायद नए रूप में लोगों के सामने लाए, ये भी एक तर्क हो सकता है हेमंत। तो हो सकता है आज और ऊपर खुले, लेकिन आज अगर ऊपर खुलता है तो फिर और दौड़ लगा करके खरीदारी की मैं तो राय नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या भाव पर डीलिस्ट करेगी कंपनी। और कंपनी की तरफ से, जैसे अभी यतिन भी बता रहे थे कि कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, तो कल या फिर आज सुबह सुबह अगर कोई लेता है तो ऊपर के तरफ के दायरे में थोड़ा बहुत मुनाफा भी वसूल करे, क्योंकि ट्रिगर एक ही चीज हो सकता है, वो बायबैक का स्तर। इंडिकेटिव प्राइस